हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है तरंग प्रकाशिकी की हमने 2 क्लासेस कर चुके हैं और यहाँ पर जो हम आ चुके हैं, आज हमारी तरंग प्रकाशिकी की क्लास नंबर 3 होने वाली है। आज की हमारी जो है तरंग प्रकाशिकी की क्लास नंबर 3 होने वाली। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। ठीक, उन 2 क्लासों में हमने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीखे हैं, हमने इंपॉर्टेंट थ्योरी सीखी है, हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखे हैं। ठीक, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत सीखा है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा हमने परावर्तन की व्याख्या सीखी है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा हमने अपवर्तन की व्याख्या सीखी है। स्नेल के नियम को सत्यापित किया हमने, ठीक, और परावर्तन के नियम को हमने सत्यापित किया है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर व्यतिकरण पढ़ा है। व्यतिकरण में हमने आयाम को पढ़ा है। आयाम में हमने जो है आयाम के बाद हमने क्या पढ़ा भैया? आयाम के बाद हमने तीव्रता को पढ़ी है। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पर हम करके आए हैं। ठीक है, आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो क्लास नंबर 3 है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक मिलेगा यंग का प्रयोग। क्या मिलेगा भैया? यंग का प्रयोग। इसका चित्र भी पूछने के लिए हमारा आता है। ठीक, तो आपको चित्र भी इसका आना चाहिए। बहुत ही आसान चित्र है, कोई कठिन नहीं, बहुत ही आसान चित्र है, बहुत ही आसान चित्र है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक, तरंग प्रकाश की यूपी बोर्ड की है और क्लास नंबर हमारा क्या है भैया? 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। आज क्या सीखना है? प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण हम पीछे करके आए हैं और हमको सीखना है यंग का प्रयोग। ठीक, तो आज की क्लास की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन लाइन से करते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए तो किस्मत भी आपका साथ देगी, और जो लापरवाह हैं उनके लिए किस्मत उनका कुछ नहीं करेगी भैया। ठीक है, तो चलते हैं सीधे, आज की शुरुआत करते हैं एक न्यूमेरिकल से, एक बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल से। तो चलिए देखते हैं भैया। ओम हरिओम। चलो, न्यूमेरिकल जो आपको दिया है पहले पढ़ते हैं। 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। उनके आयामों का अनुपात क्या है? यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ को सीखते हैं। पहले एक चीज़ को सीखते हैं भैया। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस थीटा। हम पीछे पढ़ के आए भैया, पीछे पढ़ के आए। अब हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशन उत्पन्न होगी। एक कंडीशन कौन सी उत्पन्न होगी? आई मैक्सिमम की, और एक कौन सी उत्पन्न होगी भैया? आई मिनिमम की। भैया आप लोग क्लास के साथ जो है लास्ट तक जुड़े रहें, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी जो सिग्नेचर जरूर दें। ठीक, यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन उत्पन्न हुई, एक आई मैक्सिमम है और एक आई मिनिमम है भैया। कौन है? एक आई मिनिमम है। तो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा? ध्यान रखना भैया कि मैक्सिमम हमारे पास तब होगा जब कॉस थीटा हमारे पास प्लस का 1 होगा। क्या होगा? प्लस का 1। मिनिमम हमारे पास तब होगा जब हमारे पास कॉस थीटा माइनस का 1 होगा। कितना होगा? माइनस का 1 होगा। ठीक है भैया, कॉस थीटा हमारे पास प्लस 1 होगा और कॉस थीटा हमारे पास माइनस 1 होगा। ठीक है, अब देखो रखते हैं यहाँ पर, एक बार हम प्लस 1 रखते हैं, एक बार माइनस 1 रखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना भैया, ये हमारे पास आई लिखा है, जो I1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट लगा के हमने कर दिया होल स्क्वायर। जो I2 लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट लगा के हमने कर दिया होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस थीटा। जहाँ पर कॉस थीटा है वहाँ पे रख देते हैं क्या? 1 रख देते भैया। क्या रख देते हैं? 1। तो देखो रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो हमारे पास I मैक्सिमम मिल जाएगा भैया। I हमारे पास मैक्सिमम मिल जाएगा क्या? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का हमारा क्या बन गया? फार्मूला बन गया। ये I मैक्सिमम है। अगर जहाँ पर 1 है यहाँ पर हम कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे भैया? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास I जो है वो मिनिमम मिल जाएगा। अभी हमारे पास मैक्सिमम है रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। अगर इसको माइनस से कर देंगे तो हमको जो मिनिमम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मिनिमम मिल जाएगा। तो मिनिमम क्या होगा हमारा? I मिनिमम बराबर रूट I1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये वाला प्लस ये वाला माइनस के साथ माइनस बना देगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया? I1 का रूट का स्क्वायर, थोड़ा गलत हो गया भैया, ऐसे रूट I1
माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास I मिनिमम हो गया। ठीक, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले आनी चाहिए। ठीक, अब हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। लिखा है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। तीव्रता मतलब I1 अनुपात तुमको I2 दिया है कितना, 25:16 दिया है। कितना दिया भैया, 25:16 दिया है। तो उनके आयामों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, आयामों का अनुपात। हम जानते हैं कि I जो हमारा होता है वो समानुपाती काय के होता है, A स्क्वायर के होता है। काय के होता है भैया, A स्क्वायर के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास I1 डिवाइड में I2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर डिवाइड में A2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। I1 कितना दिया है 25, I2 कितना दिया है 16। ठीक, यहाँ पर अगर हम x मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 25x है, ये 16x है। उधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। उधर से स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक, तो x तो कट ही जाएगा ये अपना। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, A1 डिवाइड में A2। 25 का वर्गमूल कितना 5, 16 का कितना 4, कितना है A1 बटे A2। तो हमारे पास A1 अनुपात A2 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 5:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5:4। कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। ठीक है, 5:4। तो ये हमारा क्या हो गया, आयाम हो गया। क्या हो गया भैया, ये हमारा आयाम हो गया। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता। देखो हमको जो भैया I1 अनुपात जो I2 दिया है वो हमको दिया है 25:16। इसको हम किसी भी फॉर्म में मान सकते हैं, बस खाली अनुपात हमारा वही होना चाहिए, 25:16 होना चाहिए। हमने मान लिया इसको x स्क्वायर के फॉर्म में मान लिया। ठीक, अभी कहेंगे आप गुरुजी अभी तक x में मानते थे, अब जो आप स्क्वायर में मान ले रहे हैं। ठीक, तो ये हमको कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। देखो कैसे हेल्प करेगी भैया, I मैक्सिमम निकालेंगे या फिर I हम मिनिमम निकालेंगे। हमारा फार्मूला क्या होता है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइड में रूट I1 माइनस रूट I2 ठीक का होल स्क्वायर। अब देखो मान रखते हैं भैया I1 कितना दिया है 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, और प्लस I2 कितना है 16x स्क्वायर का वर्गमूल डिवाइड में 25x स्क्वायर का वर्गमूल और 16x स्क्वायर का वर्गमूल। अब इसको हल कर लेते हैं भैया, 25 का वर्गमूल 5, x स्क्वायर का x और प्लस 16 का 4, x स्क्वायर का x बटे होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा है। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर भी लगा है। ठीक है, स्क्वायर भी लगा है। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 25 का 5x और माइनस 16 का 4x हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब 5x में हम 4x जोड़ दें कितना हो जाएगा 9x। ठीक, तो 9x हो गया, ये 9x डिवाइड में 5x में से 4 घटना कितना हो जाएगा 1x। x कैंसिल हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 1:1। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा भैया वो हमारे पास 81:1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, 81:1 ये हमारे पास क्या हो जाएगी, महत्तम और न्यूनतम तीव्रता हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, महत्तम और न्यूनतम तीव्रता हो जाएगी। महत्तम और न्यूनतम तीव्रता हो जाएगी 81:1। ठीक है, तो चलते हैं भैया आगे। ये हमारा था न्यूमेरिकल। ठीक, इसको आप 1-2 बार देख लें, आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे चलते हैं आगे। आगे लिखा है दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से वितरण असंभव कला संबंध स्रोत। ठीक, कला संबंध स्रोत हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना भैया, कला संबंध स्रोत हमको पढ़ना है। ठीक, कला संबंध स्रोत हमारा क्या होता है, जैसे मान लो हमारा एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे एक हमारे पास क्या है प्रकाश स्रोत है। ठीक, इसका नाम क्या है एस है। ठीक, अब ये प्रकाश स्रोत अगर किसी पर्दे पर डाला जा रहा है, कहाँ डाला भैया, किसी पर्दे पर डाला जा रहा है, तो वहाँ पर होता क्या भैया कि 2 छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, 2 छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं और जो ये 2 छिद्र उत्पन्न होते हैं, ठीक, इनको बोलते हैं S1 या S2। ये दोनों एक दूसरे से समान कला में होते हैं। ठीक, समान कला में हैं तो उसी को बोलते हैं हम कला संबंध स्रोत। ठीक, ये दोनों जो है एक दूसरे से समान कला में हैं
तो इसको बोलते हैं कला संबंध स्रोत। लिखा ऐसे स्रोतों को जिनके बीच कालांतर नियत हो अर्थात समय के साथ ना बदले कला संबंध स्रोत कहलाता है। इस चीज़ की जानकारी होना हमको जरूरी है। ठीक है, अभी आगे हमको यंग के प्रयोग में इसका जो यूज पड़ेगा। आगे देखो, लिखा है प्रकाश का प्रतिलिपित व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए शर्तें। हम जब व्यतिकरण पढ़ी है तो उसकी आवश्यक शर्तें हमारी क्या क्या है। नंबर 1, प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए। जो कला हमारी है उनका अंतर फिक्स होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक, लिखा है यदि एक तरंग में कला का परिवर्तन हो तो तुरंत दूसरी तरंग में भी कला का ठीक उतना ही परिवर्तन होना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रकाश के दोनों किसी विशेष विधि द्वारा एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न किए गए हों, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबंध में हो। मतलब कह रहे हैं कि अगर एक तरंग में कला का परिवर्तन हो रहा है तो तुरंत दूसरी तरंग में भी कला का परिवर्तन ठीक उतना ही हो जितना पहली में हुआ है। मतलब दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे से प्रकाश स्रोत कला संबंध स्रोत में होना चाहिए। इसके बाद आगे लिखा है दोनों तरंगों की तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। ये हमारे पास व्यतिकरण की शर्तें हैं। अगर ये घटनाएं हमारे पास घट रही हैं तभी हमारे पास जो है व्यतिकरण की घटना होगी। क्या लिखा है, यदि ऐसा नहीं होता है तो तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर नहीं रहेगा, मतलब कला संबंध स्रोत में नहीं रहेंगे। लिखा है दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए, तभी कुछ बिंदुओं पर पूर्ण अंधेरा होगा और फ्रिंजों के बीच विपर्यास अच्छा होगा। अभी एक एक चीज़ आपको बताते हैं अच्छे से। ठीक है, आगे लिखा है प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए, बिल्कुल पास होने चाहिए। ठीक, जैसे हमारे पास ये एक प्रकाश स्रोत है, ठीक, हमारा ये पर्दा है और बीच में दो प्रकाश स्रोत और उत्पन्न हो गए हैं इस हिसाब से, तो ये जो हैं, ये जो S1 हैं और S2 हैं, ये बिल्कुल पास पास होने चाहिए, बिल्कुल पास पास होने चाहिए। ठीक है, जिससे पर्दे केवल किसी बिंदु पर पथांतर अधिक ना हो जाए, वरना फ्रिंजों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और हो सकता है कि फ्रिंजें दिखाई भी ना पड़े। ठीक है, जहाँ पर दो सुरंग या दो गर्त मिलेंगी तो वहाँ पर भी फ्रिंज का निर्माण होगा। ठीक है, जहाँ पर एक सुरंग एक गर्त मिलेगी तो वहाँ पर अदीप्त फ्रिंज बनेगी और जहाँ पर दोनों सुरंग मिल जाएगी या दोनों गर्त मिल जाएंगी वहाँ पर दीप्त फ्रिंज बन जाएगी। अभी आगे हम पूरी बात अपनी इसकी देखते हैं। ठीक, आगे चलते हैं भैया। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो फ्रिंजों में अतिव्यापन होगा, जिससे कि फ्रिंजें स्पष्ट नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद आगे ये है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का व्यतिकरण संबंधित द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। यही है आपका यंग का सिद्धांत। ठीक, देखो इसका पहली बात चित्र भी पूछ लेते हैं और चित्र अगर नहीं पूछेंगे तो यंग का प्रयोग आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपसे वो फार्मूले निकलेंगे जो आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। देखो क्या है, लिखा है जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, ठीक है, दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हूँ, वही बात हमने बताई। ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर पर्दा लगा है, यहाँ पर एक दूसरे स्रोत है S1 है ये, और ये क्या है S2 है। एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, आ रही हों एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदु प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, बिल्कुल सही है। जहाँ पे सरंग और सरंग मिलेंगे, गर्त और गर्त मिलेंगे, वहाँ पर अधिकतम, तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम लगभग अंधेरा होती है जहाँ पर सरंग और गर्त मिलेंगे, जहाँ पर गर्त और सरंग मिलेंगे। ठीक, प्रकाश तरंगों की इस घटना को ठीक व्यतिकरण कहते हैं। पीछे हमने व्यतिकरण पढ़ के आए ये बात। ठीक, आगे देखो आगे क्या है, आगे क्या लिखा है, यंग का प्रयोग। चंग नहीं भैया, यंग है। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना भैया, क्या है, यंग है। क्या दिया है ये, यंग का प्रयोग। किसका प्रयोग है, यंग, यंग का प्रयोग। लिखा है सर थॉमस यंग ने सन 1800 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को द्विग रेखा छिद्र के द्वारा प्रयोगात्मक रूप से दिखाया। यह प्रयोग चित्र 2 में दिखाया गया है। L एक पर्दा है जिसमें एक रेखा छिद्र S है। इस पर्दे से आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा M है जिसमें पास पास दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं। ये दोनों रेखा छिद्र पहले रेखा छिद्र S की सीध में ना होकर ऊपर नीचे हैं तथा रेखा छिद्र S से समान दूरियों पर हैं। इसमें क्या लिखा है अभी आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो लिखा है उसको पहले समझते हैं। पर्दे M के आगे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा N लगा है। जब रेखा छिद्र इस पर एक बड़ी प्रकाश डालते हैं तो पर्दे पर समान चौड़ाई की देखो आगे देखो जो लिखा है, ये आपका चित्र है। ठीक, ये आपका चित्र है।
बनाना कैसे है देखो, पहले समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आसान है। कभी कभी आपका जो है ये चित्र ही पूछ लेते हैं, कभी कभी आपका चित्र ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बहुत आसान चित्र है ये, ठीक। देखने में तो मकड़ी का जाला लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान चित्र है, बहुत ही आसान चित्र है। देखो देखो कैसे बनाएंगे। अगर आप इस चित्र को बना रहे हैं तो आपके पास प्रकार का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? प्रकार का होना जरूरी है, ठीक है। प्रकार का होना जरूरी है। देखो ये हमारे पास एक स्रोत है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, ठीक, प्रकाश जा रहा है। यहाँ पर लगा भैया पर्दा, क्या लगा है भैया? पर्दा लगा है। और यहाँ पर लगा है एक दूसरा पर्दा लगा है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा पर्दा लगा भैया, ठीक। जो दूसरा पर्दा लगा है तो यहाँ पर दो हमारी स्लिट बन जाएंगी, दो स्लिट बनेगी। और वो दो स्लिट हमारी कौन कौन सी बनेगी? एक बनेगी मेरे पास S1 और एक कौन सी बनेगी? S2। ये जो S1 और S2 दो स्लिट है, ये मुख्य स्रोत के बिल्कुल सामने नहीं है, ये मुख्य स्रोत के सामने नहीं है, ठीक, ऊपर नीचे हैं, ठीक। अब देखो क्या होगा। अब अगर ये मान लो प्रकाश स्रोत है तो यहाँ से तरंगें उत्पन्न होंगी, ठीक। और जो तरंगें हमारी उत्पन्न होंगी वो कैसे जाएंगी? सुरंग और गर्त के रूप में जाएंगी। कैसे जाएंगे भैया? सुरंग और गर्त के रूप में जाएंगी। तो देखो ये मान के हम चल रहे हैं कि जो सुरंग है उसको दिखा रहे हैं हम सफ़ेद से। ये जो है ये क्या है? ये सुरंग है, ठीक। और ये जो है ये क्या है? ये गर्त है, ठीक। तो अब बनाने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास प्रकार है, अगर आपके पास प्रकार है तो चित्र आपका बहुत अच्छा बनेगा, ठीक। कैसे बनेगा? यहाँ पर एक आप केंद्र मान लीजिए और केंद्र से बस खाली आपको चाप लगाते जाना है। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ऐसे। तो देखो इस हिसाब से ये हमारे सब सुरंग हैं, ठीक। लेकिन दूसरी सुरंग हमारे पास तभी आएगी जब उसके बीच में एक गर्त आ चुकी होगी, मतलब एक एक अंतराल पे आएगी। अगर ये सुरंग है तो फिर ये गर्त है, अगर ये सुरंग है तो फिर ये गर्त है, अगर ये सुरंग है तो फिर ये गर्त है, अगर ये सुरंग है तो फिर ये गर्त है, अगर ये सुरंग है, ठीक, तो फिर ये गर्त है। इस हिसाब से जाएंगी, ठीक है। जो नीली वाली है, हरी वाली वो गर्त है, जो सफ़ेद वाली वो क्या है भैया? सुरंग है। अब ये तरंग जा रही हैं और दोनों स्रोतों के पास पहुंची हैं। तो जब दोनों स्रोतों के पास पहुंची हैं तो वहां से भी तो सुरंग और गर्त उत्पन्न होंगी भैया, यहां से तो उत्पन्न होंगी, ठीक। देखो कैसे, देखो ये सुरंग है, फिर ये सुरंग है, 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 फिर ये सुरंग है भैया, फिर ये सुरंग है, फिर ये सुरंग है, ठीक है, फिर ये सुरंग है, फिर ये सुरंग है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सुरंग, गर्त सुरंग है, फिर ये है, ठीक है। तो मैं सुरंग बना लिया, लेकिन सुरंग के बीच क्या होगा? हमारा गर्त भी होगा। तो देखो ये सुरंग है तो इसके बीच हमारा ये गर्त हो जाएगा, ये सुरंग है तो हमारा ये गर्त हो जाएगा, फिर ये गर्त हो जाएगा, फिर ये गर्त हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इस हिसाब से मेरा बन जाएगा भैया। इस हिसाब से बनता चला जाएगा। अचानक में देखें तो इसको आप नहीं बना पाएंगे, आपको समझ में नहीं है कैसे बना कैसे नहीं बना।
ठीक है, इस हिसाब से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, इस हिसाब से बन के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपके पास प्रकार है केवल आपको चाप लगाने जाना है। ठीक, मान लो कि जो सरंग वाली उसको 2, 4, 6, 8, 10, 12 लगाते जाओ, जो गर्त वाली है उनको 1, 3, 5, 7 बीच में लगती जाएंगी। बस एक सरंग एक गर्त, एक सरंग एक गर्त, एक सरंग एक गर्त, बस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि जहाँ पर 2 सरंग मिल रहे हैं, सरंग हमारे सफ़ेद वाले हैं, जहाँ पर पास 2 सरंग मिल रहे हैं, ठीक, देखो 2 सरंग कहाँ मिल रहे हैं, जहाँ पर 2, देखो एक ये स्थिति है, 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 एक ये स्थिति है। ठीक, इधर आएंगे, एक ये स्थिति है, एक ये स्थिति है, फिर एक ये स्थिति है, फिर एक ये स्थिति है। तो जहाँ पर 2 सरंग मिल रहे हैं, ठीक, जहाँ पर 2 सरंग मिल रहे हैं, जहाँ पर 2 सरंग हैं, क्या भैया 2 हमारे पास सरंग हैं, तो वहाँ पर हमारे पास संपोषी व्यतिकरण है। कौन है? संपोषी व्यतिकरण है। कौन है भैया? संपोषी व्यतिकरण। जहाँ पर 2 गर्त मिल रहे हैं, 2 गर्त मिल रहे हैं, ठीक, गर्त मतलब ये है, ये है, ये है। जहाँ पर 2 गर्त भी मिल रहे हैं, कौन कौन? गर्त, तो वहाँ पर भी क्या है? संपोषी ही है। क्या है? संपोषी। लेकिन जहाँ पर कला संबंध स्रोत बदल जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, एक सरंग एक गर्त, एक सरंग एक गर्त मिलेगा, देखो कहाँ पे? एक सरंग एक गर्त, देखो कहाँ पे? ये वाली चीज़, एक सरंग एक गर्त है, ये वाली एक सरंग एक गर्त, एक सरंग एक गर्त, एक सरंग एक गर्त, एक सरंग एक गर्त, ये जो चीज़ है, ठीक। यहाँ पे क्या है? अगर एक सरंग और एक गर्त मिलेगा तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। अगर दोनों पर्दों के बीच की दूरी को हम लंबार्धक कर दें, दोनों पर्दों के बीच की दूरी को लंबार्धक मतलब आधा कर दें, ठीक, आधा कर दें, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास आता है C, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं भैया? केंद्रीय परमाणु, या फिर केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय फ्रिंज। तो ऐसे आपको चित्र बनाना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक। एक चित्र बना है, इसको दिखाते हैं। ये देखो, ऐसे बनाना चित्र। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। ये S1 और S2 में पास क्या है? 2 क्या है? स्लिट बन गई। MN हमारे पास क्या है? 2 पर्दे हैं, ठीक। ये जो लाइन है डॉट वाली, ये जो लाइन है ये वाली, ये सरंग को दिखा रही है, ये जो लाइन है ये गर्त को दिखा रही है। तो सरंग गर्त, सरंग गर्त, सरंग गर्त, सरंग गर्त, ये करते रहना है बस। जहाँ पर 2 सरंग मिल रहे हैं वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण है, जहाँ पर 2 गर्त मिल रहे हैं वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण है, जहाँ पर एक सरंग एक गर्त या एक गर्त एक सरंग है वहाँ पर क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? विनाशी व्यतिकरण, ठीक। आगे देखो, आगे क्या बताना है? आगे के चित्र बना है पास, ठीक। इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छे से इसको ध्यान समझिएगा। और जो चीज़ चित्र बनाया है वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, देखो बहुत अच्छे समझिएगा। सबसे पहले क्या है भैया आपके पास कि एक जो है आपके पास M क्या है? पर्दा है। एक N क्या है? पर्दा है। MN आपका एक पर्दा है। MN क्या भैया? एक पर्दा है। इनके पास हमारे पास 2 स्लिट हैं, S1 और क्या भैया? S2, S1 और S2। एक जो है इनकी तरंग कहाँ गई? P तक, तो ये S1 पे हो गया। एक S2 से गई P तक, ठीक, S2 पे हो गया। जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं ऐसे ऐसे आप बनाते जाइएगा, आपका चित्र बिल्कुल स्पष्ट बन जाएगा, ठीक। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक MN पर्दा है, MN पर्दा है, उसमें 2 स्लिट हैं, S1 और S2 2 स्लिट हैं, ठीक। ये चीज़ हमारी वही है जो भी सीख के आए यंग के प्रयोग से, यंग के प्रयोग से जो हम सीख के आए हैं वही है ये, यंग के प्रयोग से, ठीक। ये वाली चीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है? MN पर्दा है, 2 स्लिट है, एक S1 एक S2, S1 से P की दूरी S1P और S2 से P की दूरी S2P। अब क्या किया? यहाँ से डाल दिया हमने लंब डाल दिया। लंब डालने पर ये एंगल कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। यहाँ पर नाम कितना रख दिया? A। फिर क्या किया? जो केंद्रीय परमाणु की लंबार्धक वाली रेखा है उसको हमने इससे मिला दिया भैया, उसको मिला दिया। और ये दोनों पर्दों को क्या कर रही है? लंबार्धक कर रही है, तो ये C है। इतना हमने चित्र बनाया है, ठीक। दोनों पर्दों के बीच की दूरी हमारी क्या है? D है। क्या भैया? D है। ये लाइन क्या हमारे पास है? OC। क्या लाइन है? OC। एक हमारे पास S1 है, एक हमारे पास S2 है। S1 और S2 के बीच की दूरी हमारी क्या है? ये D है। S1 और S2 के बीच की दूरी हमारी क्या है? ये D है, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या बना है? 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री।
कितना भैया 90 डिग्री। ये हमारा चित्र है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसमें लिखा क्या है। माना प्रकाश स्रोत S से कुछ दूरी पर पर्दा M D दूरी पर दो रेखा क्षेत्र S1 और S2 है। लिखा है माना प्रकाश स्रोत S, ये हमारे पास प्रकाश स्रोत है S से कुछ दूरी पर थोड़ी सी दूरी है, ये कुछ दूरी पर M पर्दा D दूरी पर, जो M पर्दा है ये आपस में D दूरी पर दो रेखा चित्र S1 और S2 हैं। एक रेखा चित्र S1 है और एक रेखा चित्र S2 है। माना पर्दा M से D दूरी पर, माना पर्दा ये M पर्दा है, इससे D दूरी पर, कितनी दूरी पर D दूरी पर पर्दा N रखा है, एक पर्दा N रखा है, जिस पर केंद्रीय फ्रिंज X दूरी पर, ये हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज है, ये बताया था आपको केंद्रीय फ्रिंज है। केंद्रीय फ्रिंज से X दूरी पर दोनों स्रोतों से आने वाली SP S1P व S2P, C से जो P के बीच की दूरी ये X है, मतलब केंद्रीय फ्रिंज से X दूरी पर एक बिंदु हमारे पास P है, जहाँ पर दोनों स्रोतों से क्या हो रही हैं, दोनों स्रोतों से S1P, ये देखो S1P है और ये S2P है, दोनों तरंगे जा रही हैं। S1P और S2P तरंगे क्या कर रही हैं, जा रही हैं। फिर आगे क्या लिखा है, एक फ्रिंज का निर्माण करती हैं, ठीक है, जाने पर एक फ्रिंज का क्या कर रही हैं, निर्माण कर रही हैं। स्रोत S1 व S2 से चलने वाली तरंगों का पथांतर, देखो स्रोत S1 का पथांतर क्या है, थोड़ा पथांतर पर चर्चा कर लेते भैया। देखो S1 का पथांतर, ये है S1 का पथांतर और फिर ये है S2 का पथांतर। S2 का पथांतर, पथांतर का मतलब क्या होता है, पथों का अंतर, ठीक। देखो भैया एक हमारे पास पथ ये है, दूसरा पथ हमारे पास ये है, तो ये लाइन जो इतनी ज़्यादा है यही तो हमारी पथांतर में हो गई, ये वाली ये हमारी पथांतर में है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा पथांतर क्या है, अगर तुमसे कह दें कि भैया जो S1P है वो बराबर है, हाँ RN यही क्लास मना रहे हैं। तुम कहाँ हो, चलो आओ कोचिंग में, आओ जल्दी आओ। अगर तुमसे कहें कि अगर जो S1P की डिस्टेंस है, ठीक, यहाँ पर हमारा ये लंब पड़ा है, ये लंब है, हम कहें कि S1P बराबर है काहे के, AP के, मतलब कि हम कह रहे हैं भैया कि जो ये S1P है ये AP के बराबर है। तो ये दोनों अगर बराबर हो गई तो जो ये लाइन हमारे पास बची है, जो हमारे पास ये लाइन बची है ये वाली, तो यही तो पथ का अंतर है, दोनों पथ का अंतर यही तो है, S2A, वही लिखा है, इसमें नहीं है, आगे है S2A। तो देखो क्या लिखा है, तरंगों का पथांतर S2P में से क्या घटाया गया है, S1P। देखो S2P, ये हमारे पास पूरी S2P है, ये पूरी क्या है भैया, S2P है, और S2P में से हम S1P घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी, S2A बचेगी, नहीं मतलब ये वाली डिस्टेंस अगर इसको हम बराबर कर दें तो खाली हमारे पास यही तो बचेगी, S2A। वही यहाँ पे लिखा है, S2P में से S1P घटा देंगे तो S2 बच जाएगी, ठीक। अब देखो भैया, अब देखो ध्यान से देखो, मगर ध्यान से देखो। अब त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज हम ले रहे हैं CPO में, कौन सा, CPO में, ठीक। देखो त्रिभुज CPO तथा त्रिभुज S1A S2 में S1A S2 में, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे त्रिभुज को, CPO में ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, S1A S2 में ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो दोनों त्रिभुज का एक एंगल बराबर हो गया। अगर इसमें हम ये मानते हैं ये एंगल हमारा थीटा है तो इसमें हमारा ये वाला एंगल थीटा है। अगर दो त्रिभुज के दो एंगल आपस में बराबर हैं तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, और तीनों एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये हमारी समरूपता की प्रमेय है।
तो अगर हमारे पास जो ये त्रिभुज लिए गए हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे भैया, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे भैया, समरूप हो जाएंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना है भैया, ये अगर सी है तो 90 डिग्री सामने इसका कर्ण ये है, कर्ण का नाम क्या है, ओपी। इसके सामने कर्ण क्या है भैया, ओपी। कर्ण क्या है, ओपी। तो वो हमारा कर्ण लिखा ओपी। अगर हमने इसका कर्ण लिया है तो बताओ ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये कर्ण क्या हो जाएगा, S1 S2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S1 S2। तो OP बटे S1 S2, OP बटे S1 S2। इधर क्या है देखो, अगर ये वाला कोण हमारे पास थीटा है तो थीटा के सामने भुजा कौन सी है, CP। तो थीटा के सामने भुजा कौन सी है, CP बटे, यहाँ देखो ये कोण हमारे पास है भैया ये वाला, तो इसके सामने भुजा कौन सी है, S2A। कौन सी है, S2A। तो यहाँ क्या हो जाएगा, S2A। ठीक, तो ये समानुपाती प्रमेय लगा दी, OP बटे S1 S2। पीछे चित्र से देख लेंगे, पीछे चित्र से इनके सामने ये भुजा है तो OP बटे क्या हो जाएगी, इनके सामने भुजा कौन सी, S1 S2। ठीक है, OP बटे S1 S2 बराबर CP बटे S2A, CP बटे S2A, CP बटे S2A। ठीक है, अगर नई बात समझ में आए दोबारा फिर से इसको देख लें। ठीक, अब हम मान के चल रहे हैं भैया कि जो S1 व S2 हैं बहुत ही पास हैं, निकट हैं। जो S1 और S2 हैं, ये जो S1 और S2 हैं, ये व्यतिकरण की शर्त है हमारी कि S1 और S2 हमारे बहुत पास होना चाहिए। तो अगर बहुत पास हो जाएंगे S1 और S2, अगर S1 और S2 बहुत पास हो जाएंगे तो जो OP है वो OC के लगभग बराबर हो जाएगी। जो OP है हमारी, OP ये है OP, ये OC के लगभग बराबर हो जाएगी। ये थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा तो जो OP है वो OC के लगभग बराबर हो जाएगी। ठीक है, OP जो है OC के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, OP जो है OC के बराबर हो जाएगी। तो देखो S2A बटे S1 S2, यहाँ पर वो सेम है। देखो तिरछी अगर गुणा कर देंगे, ठीक, तो ये S2 आ जाएगा इधर, OP आ जाएगा नीचे। तो देखो क्या हो गया यहाँ पर, S2A बटे S1 S2, S2A इधर आ जाएगा तो S2A बटे S1 S2, और फिर इधर ये हमारे पास क्या है, CP लिखा है तो CP पहले से ही लिखा है। और इधर देखो यहाँ पे जहाँ पे S2A है वो तो इधर चला गया, OP जो इधर आ जाएगा नीचे। ऐसे देखो हम कह रहे हैं कि जो S2A है ये इधर आ गया और बटे S1 S2 ये इधर हो गया, उधर CP है, और जहाँ पर ये OP है तो OP जब हम क्या लिख सकते हैं, OP जब हम OC लिख सकते हैं, है ना। OP जगह पर हम OC लिख सकते हैं भैया। ठीक, तो जहाँ पर हमारे पास OP है और हमने क्या लिख दिया, OC लिख दिया। अब देखो इनके मान रख देते हैं। मान ये S2A क्या है, हमारा पथांतर है, क्या भैया, पथांतर है, बटे S1 S2 क्या है, S1 S2। ठीक, S1 S2 के पास क्या है, जो S1 S2 हमारे पास है, ठीक, ये है S1, ये है S2। इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या दे रखी है, ये दे रखी है D है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया, D है। कितनी है, D है। तो देखो D हो गई, दूरी क्या हो गई, D। तो उनकी दूरी हमने D रख ली। ठीक, फिर क्या लिखा है, CP। क्या लिखा है, CP। CP अगर हम चित्र से देखेंगे भैया, अगर हम चित्र से CP देखेंगे, अगर हम चित्र से CP देखेंगे तो CP की डिस्टेंस कितनी है, X। कितनी भैया, CP की डिस्टेंस कितनी है, X। तो हमने यहाँ पे कितना रख लिया, CP कितना रख लिया, X। और ये क्या है, D क्या है, OC क्या है हमारे पास, OC। OC क्या है, दोनों पर्दों के बीच की दूरी। ये देखो इधर, ये OC, OC दोनों पर्दों के बीच की दूरी कितनी है, D है। कितनी भैया, D है। दोनों पर्दों के बीच की दूरी कितनी है, D है। ठीक, तो अगर हम पथांतर निकालेंगे S2A हमारा क्या है, पथांतर है, तो ये D हमारा जाएगा उधर। पथांतर में क्या है, S2A, तो D जाएगा उधर। तो क्या हो जाएगा, X इंटू D बटे कैपिटल D, X इंटू D बटे कैपिटल D। अब हम बात करेंगे किसकी, समपोषी व्यतिकरण की। किसकी बात करेंगे भैया, समपोषी। इसको आपको तैयार करना है, समपोषी व्यतिकरण की बात करेंगे। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि समपोषी व्यतिकरण के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस थीटा। ठीक, समपोषी हमारा कब होगा, जब थीटा का मान हमारा कितना होगा, +1 होगा। ठीक, अगर हम कलांतर की बात करें, ये हमारी कक्षा 11 वाली चीज़ है, इसको आप याद ही कर लें भैया। ये हमारी कक्षा 11 की चीज़ है, इसको याद कर लें। ठीक, ये कक्षा 11 की चीज़ है। देखो कलांतर क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण का 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट डॉट। सम वाले केस में जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जाएंगे। कलांतर का क्या होता है भैया, कलांतर क्या होता है, 2m पाई। थोड़ा सा गलत लिख गया यहाँ पर, थोड़ा सा भैया गलत लिख गया है, 2
एम पाई ये होता है 2m पाई, जहाँ m क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अभी m का हमारा यूज क्या होगा, कहेंगे 5वीं दीप्त फ्रिंज, 6वीं दीप्त फ्रिंज, 7वीं दीप्त फ्रिंज, तो m का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो कलांतर क्या है 2m पाई, कलांतर क्या है 2m पाई, कलांतर क्या हो जाएगा भैया 2m पाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा गुणे क्या हो जाएगा पथांतर। ठीक, ये हमारे पास कालांतर का सूत्र है, इसको आप याद ही रखने भैया तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो ये 2m पाई ये लिखा है, ठीक 2m पाई गुणे ये 2 पाई बटे लैम्डा वही वाला है, गुणे पथांतर हमारा वही वाला है, दोनों चीज़ें हमारी सेम उतरी हैं। अब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम पथांतर का मान निकालेंगे, पथांतर अगर हम पथांतर मान निकालेंगे तो ये लैम्डा इधर आ जाएगा, ठीक लैम्डा इधर आ जाएगा, कैसे देखो ये हमारे पास लिखा है 2m पाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा गुणे पथांतर, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये लैम्डा जो है हमारा इधर आ जाएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, तो पथांतर हमारा क्या हो जाएगा, पथांतर हमारा हो जाएगा m लैम्डा, क्या हो जाएगा भैया पथांतर हमारा क्या हो जाएगा भैया m लैम्डा, क्या हो जाएगा पथांतर हमारा m लैम्डा हो जाएगा। अतः समपोषी व्यतिकरण के लिए समपोषी व्यतिकरण हमारा क्या था H2A, और पीछे हमने H2A का फार्मूला क्या निकाला है, H2A का फार्मूला निकाला XD अपान में कैपिटल D, क्या निकाला भैया XD अपान में कैपिटल D बराबर क्या है ये तो पथांतर था हमारा m लैम्डा, क्या था m लैम्डा, मतलब जहाँ पर पथांतर है वहाँ पर हम m लैम्डा रख सकते हैं। तो देखो भैया हम रख दिया ऐसे m इंटू लैम्डा बराबर x इंटू डी बटे डी। तो अगर यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये d वाला इनके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा d लैम्डा, ये m क्या है ये वाला है हमारे पास। ठीक, अगर यहाँ से आपको बात समझनी है तो इसे देखो जो समपोषी व्यतिकरण के लिए हमने पढ़ा है, ठीक H2A बराबर XD बटे D, देखो H2A बराबर H2A बराबर H2A बराबर X D बटे D, X D बटे D। अब यहाँ पर बताओ कि H2 यहाँ पर है का पथांतर है, क्या है भैया पथांतर है। अभी देखो निकाला पथांतर, क्या निकाला m लैम्डा निकाला है, क्या निकाला भैया m लैम्डा। तो जहाँ पर H2A पथांतर है यहाँ पर हम m इंटू लैम्डा रखे देते हैं, तो क्या हो जाएगा x इंटू डी बटे डी। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर ये d इधर भाग इधर गुणे में आ जाएगा, ये वाला हमने m लिख लिया, क्या होगा डी लैम्डा बटे ये स्मॉल डी, वही हमारा सूत्र निकला है। ठीक, केंद्रीय फ्रिंज से mv दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक ये निकला है xm बराबर m इंटू डी लैम्डा बटे डी। ठीक, d क्या है दोनों पर्दों के बीच की दूरी है, लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य है, स्मॉल d क्या है स्मॉल d दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है, दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है। m क्या है m 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आगे भी चलते हैं, आगे विनाशी व्यतिकरण के लिए उसके लिए भी हमारे पास यही सूत्र है, I बराबर रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस थीटा, यही है भैया। ठीक, अब इसका कालांतर देखेंगे, उसका हमने कालांतर पढ़ा था 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, इसका क्या होगा पाई 3 पाई 5 पाई डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। कालांतर क्या होगा इसका, इसका भी याद रखना है 2m माइनस का 1 पाई, उसका था 2m, इसका कितना हो जाएगा 2m माइनस का 1 पाई, जहाँ m क्या है 1 2 3 4 है। कालांतर क्या हो जाएगा इसका 2 पाई बटे लैम्डा गुणे पथांतर, वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक, 2 पाई बटे लैम्डा गुणे पथांतर। अब यहाँ पे मान रख देंगे इसका, कैसे जहाँ पे कालांतर लिखा है तो रख देंगे 2m माइनस 1 गुणे पाई, ये कालांतर जहाँ रख दिया, फिर क्या हो जाएगा 2 पाई बटे लैम्डा गुणे पथांतर। ठीक, तो यहाँ से पाई से तुम्हारा पाई कैंसिल, लैम्डा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा, और ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा हमारा पथांतर। पथांतर मतलब क्या हो जाएगा H2A हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया H2A हो जाएगा, क्या हो जाएगा H2A। तो देखो वही चीज़ आगे है पथांतर। ठीक, पथांतर क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 लैम्डा बटे 2, वही पीछे हमने निकाला है, वही पीछे हमने निकाला है सेम चीज़। ठीक, जो यहाँ पर आपको दी है पथांतर 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब निकालेंगे, अतः विनाशी व्यतिकरण के लिए हमने पढ़ा है H2A बराबर क्या हो जाएगा x d बटे डी है, तो पीछे बढ़ के आए हैं बराबर क्या हो जाएगा किसके, क्योंकि हमारा पथांतर ही तो है, पथांतर ही तो है, तो इसको हम हल कर लेंगे। देखो कैसे हल करेंगे भैया, हमको x का मान निकालना है, तो ये क्या लिखा है 2m माइनस 1 बटे 2, देखो इसे सेम लिखा है। ठीक, ये d उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा d लैम्डा, ये d नीचे आ जाएगा।
ठीक, केंद्रीय फ्रिंज से MV अदीप्त फ्रिंज की दूरी, MV अदीप्त फ्रिंज लिख लेना यहाँ पे, फ्रिंज की दूरी XM बराबर, अब देखो क्या कर रहे हैं, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2m-1 अगर लिखा है बटे 2, तो इसको लिख सकते हैं 2m/2 माइनस का 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा m-1/2 भी हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो xm बराबर m-1/2, फिर वही वाला d हमारे पास हो जाएगा भैया, समझे भैया, d हमारे पास हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो है दीप्त फ्रिंज की भी दूरी आ गई है और हमारे पास अदीप्त फ्रिंज की भी दूरी आ गई है, समझे भैया। ठीक, इसके बाद क्या दिया है, फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई। तो देखो अभी हमने पढ़ा भैया, ये तुमसे कहें कि एक फ्रिंज हमारे पास ये है, एक फ्रिंज हमारे पास ये है, तुमसे कहें इनकी हमको चौड़ाई बताना है, तो हमको दोनों फ्रिंज पता होना चाहिए, जो हमारे पास पता है जस्ट उसके आगे वाली पता होना चाहिए, जस्ट उसके आगे वाली। ठीक, तो आगे वाली में से पीछे वाली घटा देंगे तो हमको चौड़ाई निकल के आ जाएगी। देखो जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, MV दीप्त फ्रिंज की दूरी, ना फ्रिंज है भैया, MV दीप्त फ्रिंज की दूरी XM बराबर m इंटू d/d, ये हम पीछे पढ़ के आए, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए, अगर इसके जस्ट आगे वाली ये m था, m+1 कर दिया, ये m था, m+1 कर दिया, m+1v दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो MV था तो XM, यहाँ पर m+1 है तो XM+1 हो जाएगा। ठीक, जहाँ पे m रखा था हम यहाँ रखेंगे m+1 रख लेंगे, d/d। अब फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर आगे वाली फ्रिंज में से, मतलब आगे वाली कौन सी, m+1 वाली होगी, पीछे वाली फ्रिंज XM वाली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे भैया। ठीक, तो XM+1 का मान हमको कितना दिया है, ये दिया भैया, XM+1 का मान कितना दिया है, ये दिया है, तो m+1 d/d, इसमें से क्या माइनस करेंगे, XM का मान, XM कितना है, m इंटू d/d कर देंगे। ठीक, देखो दोनों के पास d/d क्या है, कॉमन है, तो देखो d/d हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन, अंदर क्या बचेगा, m+1 माइनस का m+1 माइनस का m, तो m हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अंदर, 1 बचा, तो d/d की मल्टीपल किससे करेंगे, 1 से, तो w बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, d/d, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, ये हमारे पास फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। कोई दिक्कत भैया। ठीक, तो ये जो चीज़ें थी आज वाली, कुछ भैया थोड़ा सा हार्ड हैं, डेली तो हम आसान पढ़ते हैं, लेकिन एक दिन हमको हार्ड भी कुछ पढ़ना होता है। ठीक, तो हमने आज पढ़ लिया भैया। ठीक, कुछ चीज़ें आसान हैं, अगर एक बार में ना समझ में आई हो। अच्छा, आपको ये बता दें कि चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, एक चीज़ आपकी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं तो हमने आपको जो है व्यतिकरण से संबंधित यंग के प्रयोग से संबंधित 4 क्वेश्चन करवाए हैं। 2 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, 2 क्वेश्चन एक टाइप के हैं। लॉन्ग वाले क्वेश्चन है भैया, 5 नंबर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो उन चारों क्वेश्चन का जवाब यही है जो हमने बताया है। हमने दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बता दिया, हमने अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बता दिया, हमने दीप्त फ्रिंज की दूरी बता दिया, हमने अदीप्त फ्रिंज की दूरी बता दिया, सब कुछ बता दिया हमने। ठीक, यंग का हमने प्रयोग बता दिया, व्यतिकरण की हमने शर्तें बता दी, यंग का प्रयोग काम कैसे करेगा, यंग का प्रयोग का चित्र कैसे बनेगा, एक बात हमने आपको बहुत अच्छे से बता दी है भैया। ठीक, तो इस क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसको एक बार ने दोबारा फिर से देखें, पूरी क्लास को अच्छे से तैयार करके ही आए भैया। ठीक है, पूरी क्लास को अच्छे से तैयार करके आए, बात में समझ रहे भैया। ठीक, तो ये चीज़ अपनी हो गई सब। एक ये छोटा सा भैया न्यूमेरिकल है, इसको कर लेते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 मिलीमीटर के न्यूमेरिकल जो हमारा दिया है, लिखा है 2 मिलीमीटर के अंतराल पर 2 स्लिट स्थित हैं। इस पर 5000 एंगस्ट्रॉम का अभिलंबवत प्रकाश का अभिलंबवत गिरता है। स्लिट से पर्दा 1 मीटर की दूरी पर है, स्लिट से पर्दा 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक, तो ज्ञात कीजिए भैया, क्या ज्ञात करना है, देखो नंबर 1,
क्या निकालना भैया, नंबर आपको निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई। क्या निकालना है, फ्रिंज की चौड़ाई। आपको निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हमने क्या पढ़ा, W बराबर डी लैम्डा बटे डी पढ़ा है। ठीक, W बराबर डी लैम्डा बटे डी। तो जल्दी से मान रख लेते हैं भैया। डी का मान कितना दिया है, पर्दा कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है। लैम्डा कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको लिख सकते हैं भैया 5000 गुणे 10 की पावर माइनस 10। एंगस्ट्रॉम के केस में 10 की पावर माइनस 10 लगा देते हैं। 3 जीरो यहाँ से हटेंगे तो वहाँ 3 जीरो माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की माइनस 10। ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, गुणे 10 की पावर माइनस का 10। तो माइनस 10 से 3 घटाएं कितना है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। कितना आ जाएगा भैया, 10 की पावर माइनस का 7 आ जाएगा। तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक, 7 हो जाएगा। और हमको आपके नीचे दिया डी कितना है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, 2 mm है। कितनी है भैया, 2 mm है। ठीक, तो mm से अगर मीटर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। तो माइनस 3 ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 5 बटे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 है, 10 की पावर माइनस का 7 है और प्लस 3 हो जाएगा। तो 5 बटे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, 5 बटे 2। इसको हम 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 मीटर भी कह सकते हैं भैया। क्या कह सकते हैं, 10 की पावर माइनस 4 मीटर भी कह सकते हैं। 10 की पावर माइनस 4 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछा है कि केंद्रीय फ्रिंज से पाँचवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करो। केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करना है। तो दीप्त फ्रिंज की दूरी का फार्मूला क्या होता है भैया, एक्स एम बराबर एम इंटू डी लैम्डा बटे डी। अब यहाँ पर हमको जो है हार्ड वर्क नहीं करना, हमको स्मार्ट वर्क करना है। 5वीं पूछा गया है तो एक्स एम बराबर कौन सी फ्रिंज, 5वीं। तो एम का मान हम 5 रख लेंगे भैया, एम का मान 5 रख लेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ डी लैम्डा बटे डी, डी लैम्डा बटे डी, ये तो फ्रिंज की चौड़ाई है। डी लैम्डा बटे डी क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई है। कितनी दी गई है, 2.5 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 4। इसको भैया हल कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल फ्रिंज की चौड़ाई पर और फ्रिंज की दूरी पर। ठीक, और ये रही हमारी आज की क्लास जिसमें हमने यंग का प्रयोग सीखा, हमने व्यतिकरण की शर्तें सीखी, यंग का हमने चित्र सीखा और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि मतलब कब हमारे पास संपोषी व्यतिकरण के लिए हमारे पास सूत्र क्या होगा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी, अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है। यहाँ से हमारा जो है ये व्यतिकरण का पॉइंट ख़त्म होता है। ठीक, हमारा जो कल से पॉइंट शुरू होगा, ठीक, वो हमारा कौन सा शुरू होगा भैया, वो हमारा शुरू होगा भैया, हमारा नया टॉपिक शुरू होगा यहाँ पर कल से, विवर्तन। क्या शुरू होगा भैया, ये हमारा शुरू होगा विवर्तन। ठीक, विवर्तन पढ़ेंगे हम कल से। ठीक, विवर्तन के बाद पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम ध्रुवण और फिर हमारा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को आप उम्मीद करते हैं कि पूरी देखे होंगे और अगर आपने क्लास को पूरी देखा है तो एक अच्छा सा, एक छोटा सा, एक प्यारा सा कमेंट आप डाल दीजिएगा। और आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल सेशन दिक्कत आ रही, कहीं पर भी दिक्कत आ रही फिजिक्स के पोर्शन में, ठीक, हमको आप एक बार बताइएगा। आपका भाई, आपका अपना राही आपके साथ है, आपकी समस्या का हल हम जरूर निकालेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको हम कल अपने एक हम विवर्तन के नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।